प्रियंका, महिमा, ध्रुव, रूपाली, सिमरन, वेलकम, स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग महिमा, राधे राधे सिमरन जी। पारुल, नमस्ते, वेलकम। नमस्ते रानी जी। विकास, गौरव, नयन, हेमंत, पूजा, वेलकम, स्वागत है। खुश रहो विकास, स्वागत है भैया। नमस्ते नयन। नमस्ते पूजा जी। रिया, गौरव, अमित, वेलकम। खुश रहो गौरव, स्वागत है भैया। नमस्ते श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निमी, सानू, साची, ज्योति, वेलकम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग रूपाली, गुड इवनिंग नयन, नमस्ते रिया जी। गुड इवनिंग ज्योति। हनुमान प्रसाद जी, नीतू, प्रभा जी, आप सभी का स्वागत है। नमस्ते हनुमान। चलो शुरू करते हैं खेल। अरे बोला तो स्वागत है, गुड इवनिंग, और कैसे स्वागत, चुलबुल पांडे बन जाओगे क्या? गुड इवनिंग चांदनी जी। रिचा, वेलकम। भैया ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, हमारी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है, चलो फिर शुरू करते हैं क्लास। पहले क्वेश्चन से ही बाउंसर देना शुरू करते हैं आज। ठीक है, अब देखते हैं बाउंसर को तुम लोग खेल पाते हो अच्छे से या फिर क्लीन बोल्ड होते हो, है कि नहीं? ओके ओके, ठीक है, चलो। पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, जरा देखिए और बताइए सही उत्तर क्या आएगा। अमन कुमार जी, स्वागत है क्लास में। मैंने बोला था शायद सरप्राइज होगा, शायद। कंफर्म नहीं किया था मैंने, लेकिन आज नहीं है वो सरप्राइज। मे बी नेक्स्ट वीक मिले। भैया इस प्रश्न को देखिए और उत्तर बताइए क्या आएगा। मैं चार ऑप्शंस हैं और मैं 40 सेकेंड बाद आपको बोल देता हूँ। एक हमारे सामने ओपन डाइस दिया गया है और इस ओपन डाइस को क्लोज करने पर गिवन चार ऑप्शंस में से कौन सी आकृति बनेगी ये आपको बताना है, ठीक है? अगर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। जो जूम भी कर दिया है मैंने। नमस्ते हुड्डा जी, नमस्ते, स्वागत है। और अब मैं इसका देने जा रहा हूं आप लोगों को पोल, ठीक है? सारा कुछ दिख रहा है साची जी उसमें, प्रश्न, ऑप्शन और गिवन ऑप्शन सारा कुछ दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर देखना अपनी स्लाइड में। और अब मैं इसका देने जा रहा हूं पोल आप लोगों को। पहले प्रश्न का पोल ये रहा आप लोगों के सामने, उत्तर बताइए। वीडियो रिफ्रेश कर लो हनुमान, अमन एक बार वॉइस, और अगर नहीं आ रहा है या फिर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो एक बार वीडियो रिफ्रेश कर लो। समवन मैसेज दैट कि वीडियो अब एक बार रिफ्रेश कर लो। हाँ, तो हम कहे थे कि बाउंसर देंगे, ठीक है, और देखते हैं कितने लोग उसको सही से सॉल्व कर पाते हैं उस बाउंसर को। केवल 36% लोग नॉट आउट रहे, बाकी सारे हो गए क्लीन बोल्ड। ठीक, ठीक है, चलो अब देखो इसका सही उत्तर क्या आएगा। जितने लोगों ने आंसर ए को भी इंक्लूड कर लिया है वो सारे के सारे लोग गलत हैं। एक छोटा सा केवल और केवल यहाँ पर खेल किया उन्होंने। बच्चा ये फिगर देखो जरा, और ये फिगर देखो, इन दोनों फिगर को ध्यान से देखो और देखने के बाद मुझे एक चीज बताओ। जब मैं इस फिगर को, इस डाइस को मैं यहां से पकड़ करके बाहर की ओर खींचूंगा, मैंने यही तरीका आपको समझाया है ना? ठीक है, मैंने यही तरीका आपको समझाया है कि भैया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अगर मैं यहां से पकड़ करके इस डाइस को बाहर खींचूंगा
तो उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर जो चीजें हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। दैट इज ये जो ब्लैंक स्पेस है ये और ये जो एक स्क्वायर जैसा बना हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक ब्लैंक स्पेस अपोजिट होगा इस रेक्टेंगल के। ठीक, इसके बाद ये वाला ब्लैंक स्पेस और ये वाला ब्लैंक स्पेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये जिसको हमने पकड़ करके बाहर खींचा था, ठीक है, जिसको पकड़ करके बाहर खींचा था, ये वाला ब्लैंक स्पेस किसके अपोजिट होगा बच्चा, ये जो चार आकृतियां दी गई हैं हमारे सामने इसके अपोजिट होगा। कैसे अपोजिट होगा, ये दोनों आकृतियां एक साथ आ जाएंगी। मतलब अब जब मैंने इसको पकड़ करके बाहर की ओर खींचा तो मेरे सामने एक आकृति आई ये वाली, ठीक है, और एक आकृति आई ये वाली। तो ये दोनों आकृतियां आपस में मिल जाएंगी जाकर के, एक हाफ ये दिखा रहा है एक हाफ ये दिखा रहा है, और दूसरी ये दोनों आकृतियां मिल जाएंगी जाकर के बच्चा। ठीक, तो हमारे सामने ये जो आकृति बनेगी आपकी वो कुछ इस प्रकार की बननी चाहिए कि एक हाफ हमारा ये शेडेड वाला एरिया यहां दिखाएगा और एक शेडेड वाला एरिया यहां पर, सर्कल यहां पर और क्रॉस यहां पर आ जाएगा। ठीक, अब जरा इन चारों फिगर्स को एनालाइज करोगे तो पहले वाले फिगर में बच्चा जब हम इनको अपोजिट करेंगे तो ये फिगर, ये जो ऐसा एक फिगर बना हुआ है हमारे सामने, ये फिगर एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो रहे थे जाकर के। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये पहले फिगर में दोनों को एक दूसरे के अपोजिट किया कि नहीं किया उसने, जबकि अपोजिट नहीं होंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा बच्चा। और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो देखो दूसरे वाले में भी सेम है डायरेक्शन, तीसरे वाले में भी सेम है डायरेक्शन। तो ये बन सकता है ना, अगर चार के चार हमारे पास ब्लैंक स्पेस है तो कोई भी तीन ब्लैंक स्पेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, चौथा भी बनेगा। तीसरे वाले में अगर एक ब्लैंक स्पेस के अपोजिट बच्चा रेक्टेंगल है तो तीन ब्लैंक स्पेस और है ना कोई तो उसके साइड में आ सकता है, तो ये वाला भी बनेगा। और कोई दो ब्लैंक स्पेस भी एक दूसरे के साइड में आ सकते हैं तो ये वाला भी बनेगा। पहले को छोड़ करके बाकी सारे डाइस यहां पर हमारे सामने बन जाएंगे। तो प्रश्न का उत्तर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ की नहीं आया, केवल एक छोटा सा खेल था उसमें कि वो जो दोनों शेडेड फिगर हमारे पास बने थे बच्चा, उन शेडेड फिगर को अपोजिट नहीं करना था, कैसे, एक ही दिशा में रखना था उनको। ठीक, चलो आगे चलते हैं अब। और अगर ऑडियो या वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो एक बार कृपया उसको रिफ्रेश कर लें। ठीक है, रिफ्रेश करते ही सही हो जाएगा वो। मैंने क्या समझाया आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, इस तरह से यहां से मैंने पकड़ करके बाहर की ओर जब निकाला, ठीक है, यहां से जब मैंने पकड़ करके इसको बाहर की ओर निकाला तो बाहर निकालने पर ये साइड और ये साइड एक दूसरे का अपोजिट हो गया। दैट इज एक ब्लैंक स्पेस रेक्टेंगल के अपोजिट हो जाएगा, ये ब्लैंक स्पेस और ये ब्लैंक स्पेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी एक ब्लैंक स्पेस दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। और बच्चा जिसको पकड़ करके बाहर निकाला था ये वाला ब्लैंक स्पेस किसके, ये जो बगल की चार आकृतियां बनी हुई हैं इन चार आकृतियों के अपोजिट होगा। और ये चार आकृतियां हमारे सामने किस हिसाब से आएंगी, ये दो आकृतियां एक साथ और ये दो आकृतियां एक साथ, यानी पहली आकृति जो हमारे सामने बनेगी वो ये, और दूसरी आकृति जो हमारे सामने बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, इन दोनों को डायरेक्शन को चेंज नहीं करना था, ये दोनों का डायरेक्शन एक जैसा रहेगा, जबकि फिगर नंबर एक में दोनों का डायरेक्शन कर दिया, क्या कर दिया है, अपोजिट कर दिया है। देखो अगर ध्यान से तो आपको दोनों का डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है, अपोजिट नहीं हो सकता था। बाकी दूसरी तीसरी और चौथी तीनों टाइप की स्लाइड हमारे सामने बन जाएंगी। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या लगाया था हम लोगों ने, सी वाला। ठीक, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए, बताओ जरा क्या उत्तर आएगा। अंगद स्वागत है भैया, क्लास में खुश रहो। मीनू यादव जी, पूजा सिंह, अभिषेक यादव जी, आप सबका स्वागत है भैया, वेलकम एवरीवन। प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, जरा दे बताइए उत्तर क्या आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का।
10 सेकेंड बाद में इसका पोल देता हूं आपको। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लेना, क्या पूछा है उसने, इसके बाद सॉल्व करना शुरू करना। नमस्ते अतुल जी, स्वागत है। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने, बताइए। ओके, ए बी सी डी ई चारों टाइप के, पांचों टाइप के सॉरी आंसर आए हैं और 44% लोगों ने किया हुआ है सही। सही उत्तर क्या आएगा जरा पहचानते हैं। कह रहा पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोल घेरे में बैठे और केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो हमारे पास बच्चा कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। और ये 8 लोग कहाँ की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो 8 लोगों को सेंटर की ओर बैठा दिया हम लोगों ने। इसके बाद उसने हमसे कंडीशंस बोलनी शुरू की। क्या बच्चा कह रहा है, पी टी के दाईं ओर दूसरा है। पी कहां पर बैठा है, टी के दाईं ओर दूसरा बैठा है। तो मैंने आपको समझाया है हमेशा कि भैया या तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को टॉप से स्टार्ट करना शुरू करो या बॉटम से स्टार्ट करना शुरू करो, ठीक है। टॉप से करो या बॉटम से करो, ठीक। आपने बॉटम से किया है, साची इसको टॉप से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बस उसको देखो आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि भैया ठीक है बॉटम से भी बता देते हैं, ठीक। मैंने आपको ये बताया कि अगर आप लेफ्ट या राइट से इसको यानी यहां से या यहां से सॉल्व करना शुरू करो तो क्वेश्चन पजल जैसा बनता जाएगा, सॉल्व करने में परेशानी होगी। चलो टॉप इसको बॉटम से बताना शुरू करते हैं। कह रहा पी टी के दाईं ओर दूसरा है। बच्चा टी के दाईं ओर दूसरा, तो सबसे पहले मैंने टी को अरेंज कर लिया। यहां पर कौन आ गया, टी। इसके दाईं ओर दूसरा, बच्चा टी के दाईं ओर दूसरा यानी पी डिपेंडेंट है टी की वैल्यू पर, तो मैंने टी को अरेंज किया यहां पर। और इसके दाईं ओर पहले दूसरे स्थान पर यहां कौन आ गया, पी आ गया, जो आर और वी का पड़ोसी है। जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन, दैट इज टी आर और वी का पड़ोसी है। टी बच्चा आर का भी पड़ोसी है और वी का भी पड़ोसी है। तो अगर टी आर तथा वी दोनों का पड़ोसी है तो हो सकता है मैं आर को यहां रखूं और वी को यहां रखूं, या यह भी संभव है कि मैं यहां पर वी को रखूं और यहां पर आर को रखूं। दोनों चीजें कर सकते हैं हम लोग, ठीक। आगे क्या बोला, कह रहा है एस पी का पड़ोसी नहीं है, यानी जहां कहीं भी पी बैठा होगा उसके पड़ोस में एस नहीं बैठेगा। अब पी के एक पड़ोस में तो या तो वी बैठेगा या आर बैठेगा, लेकिन एस जो है वो यहां पर नहीं बैठ पाएगा, 3 जगहों पर बैठेगा एस। इतना पता हो गया। अब आगे क्या बोला, कह रहा बच्चा वी यू का पड़ोसी है। वी किसका पड़ोसी है, यू का पड़ोसी है। और अगर वी यू का पड़ोसी है तो बच्चा वी और यू हमेशा एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर रखता हूं किसको, वी को, अगर मैं यहां पर वी को रखता हूं तो उसका एक पड़ोसी पी हो गया, एक पड़ोसी टी हो गया। क्या यू कभी आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, ठीक है। अगर नहीं आ सकता यहां पर तो इसका मतलब है आर और वी की जो 2 कंडीशंस बन रही थी वो कंडीशंस हमारे लिए एकदम सेट हो गई कि बच्चा यहां पर केवल और केवल वी आएगा और यहां पर केवल और केवल आर आएगा। और वी अगर यू का पड़ोसी है, वी अगर यू का पड़ोसी है तो बच्चा यहां पर किसको कर देंगे, यू को कर देंगे, ठीक है। यहां किसको कर दिया, यू को कर दिया। अब बस एक छोटी सी चीज मुझे बताना, उसने मुझसे ऊपर बोला था कि एस पी का पड़ोसी नहीं है, तो एस यहां पर नहीं आ सकता। एस बच्चा या तो यहां पर आएगा, ठीक है, एस या तो यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा, कह रहा यदि एस और यू की स्थिति आपस में बदल दें। अब अगर एस और यू की स्थिति ये वाली बदल दें या ये वाली बदल दें, दोनों में से कोई भी स्थिति बदल दें हम, उसने कहा वी के तुरंत दाएं कौन है। क्या वी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहा है, कह रहा वी के दाईं ओर कौन बैठा है, भैया वी के तुरंत दाएं यानी इमीडिएट राइट पर टी बैठा हुआ है। तो प्रश्न का उत्तर क्या लगा देंगे, टी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गया समझ में कि नहीं आ गया, हाँ बिल्कुल सही कहा सरिता जी ने, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हमसे क्वेश्चन में एस और यू की पोजीशन को हम चेंज करें या ना करें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अविनाश एनटीआर जी, हेलो वेलकम। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बताइए उत्तर क्या आएगा। आपने यू को राइट में बैठा दिया इसीलिए गलत हो जाएगा वो।
कंडीशंस समझ में आई ना विकास, कैसे कंडीशंस को एक एक करके सेट किया हम लोगों ने। ठीक है, ऐसे ही सेट करने का प्रयास करो। भैया ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। नमस्ते रोहिणी, नमस्ते, गुड इवनिंग, स्वागत है। डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न है। कई दिन बाद आज ये क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को, डेटा सफिशिएंसी का प्रैक्टिस सेट में। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। 5 ऑप्शन है हमारे सामने। गुड इवनिंग सिंह जी, स्वागत है। 20 सेकंड बाद मैं बोल दूंगा इसका। भैया ऑप्शन ढंग से पढ़ लेना, प्रश्न सिंपल है, सारा खेल यहां पर ऑप्शंस का है। यू आर कोमल फ्रॉम आगरा। अच्छा, कोमल सिंह जी आप हैं, इज इट कोमल? ओके, बहुत बहुत स्वागत है कोमल, स्वागत है आपका। कोमल was my student in Agra when I was taking classes offline in Agra. Then he was one of my student and a very brighter student of mine. चलो ये रहा आपके सामने इस प्रश्न का पोल, बताओ उत्तर क्या आएगा। बहुत बहुत स्वागत है कोमल, बहुत दिनों बाद तुमको देखा, तुमसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई तुमसे। और फिर से धराशायी होते हुए सबके सब। सबके सब फिर से धराशायी होते हुए। ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा? मैंने कहा था भैया प्रश्न सिंपल है, ऑप्शंस का खेल होता है डेटा सफिशिएंसी के अंतर्गत। ठीक है, अभी जब प्लस वाले क्लास में मैंने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस कराए थे तो सिखा दिया था मैंने आप लोगों को, जितने लोग भी प्लस में आते हैं सिखा दिया था मैंने कि भैया कैसे कैसे खेल होते हैं ऑप्शंस के अंतर्गत। चलो देखो प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा। कह रहा एक पंक्ति के बाएं छोर से राखी की स्थिति क्या है। प्रश्न उसने हमसे पूछा है कि एक पंक्ति दी गई है, उस पंक्ति में राखी कहीं पर बैठी हुई है और राखी का स्थान बाएं छोर से क्या है, ये हमको बताना है। ठीक, अब हमारे सामने बच्चा दो स्टेटमेंट दिए गए, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2। वो हमसे ये जानना चाहता है, मैं समझाता हूं निमी, वो हमसे ये जानना चाहता है कि इस ये जो कथन हमारे सामने दिए गए हैं, क्या इनमें से केवल कथन 1 का उपयोग करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं क्या, या कथन 2 का उपयोग करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं क्या। अगर केवल कथन 1 का उपयोग करेंगे तो आंसर नंबर ए हमारा आ जाएगा। अगर केवल कथन 1 से हम प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं तो। अगर कथन 1 से नहीं दे पा रहे हैं तो कथन 2 से दे पा रहे हैं क्या। अगर कथन 2 से दे पा रहे हैं तो ये उत्तर हो जाएगा। यदि दोनों से दे पा रहे हैं कि पहले से भी दे पा रहे हैं दूसरे से भी दे पा रहे हैं, तो आइदर कर देंगे कि या तो पहला या दूसरा मिल जाए तो उत्तर आ जाएगा। अगर इसके बाद हम पहले और दूसरे दोनों से नहीं दे पा रहे हैं तो अगला काम क्या करेंगे, दोनों को बच्चा कंबाइंड कर लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ करके एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। तब देखते हैं क्या दोनों को जोड़ करके प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं क्या, तो पांचवा उत्तर हो जाएगा। और दोनों को जोड़ करके भी उत्तर ना दे पाए तब आंसर देते हैं चौथा। ये खेल होता है ऑप्शन का। अब मैं प्रश्न बताना शुरू करता हूं। बच्चा स्टेटमेंट 1 को जरा पढ़ो। स्टेटमेंट 1 में उसने हमको बोला है क्या, कह रहा है गौरी और राखी के बीच 4 छात्र हैं। हमारे सामने बच्चा ये एक पंक्ति बनी है और इस पंक्ति में ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। कह रहा है गौरी और राखी के बीच 4 छात्र हैं, भावना गौरी के दाएं छठी है। लेकिन हमको यही नहीं पता कि गौरी और लेफ्ट से है या राखी लेफ्ट से है, पता है क्या। तो भैया हो सकता है यहाँ गौरी बैठी हो और यहाँ पर राखी बैठी हो, या हो सकता है यहाँ राखी बैठी हो और यहाँ पर गौरी बैठी हो, और उनके बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग उनके बीच में हैं। कह रहा भावना गौरी के दाईं ओर छठी है। अगर भावना गौरी के दाईं ओर छठी है तो गौरी की तो 2-2 पोजीशन है बच्चा, किस दाईं ओर छठी हम जाएंगे, क्या एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चलेगा। और जब हमको गौरी और भावना का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है तो हम राखी का एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं निकाल सकते, है कि नहीं। और अगर नहीं निकाल सकते तो बच्चा पहले वाले से आंसर देना कैंसिल, यानी पहला वाला ऑप्शन तो गया हमारा, इससे आंसर नहीं दे सकते। अब दूसरे वाले ऑप्शन पर चलते हैं बच्चा। दूसरा वाला ऑप्शन क्या बोला है उसने,
देखो दूसरे ऑप्शन में बोला है गिन्नी राखी के बाईं ओर छठे और बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यानी गिन्नी जो है ना वो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। गिन्नी कहां बैठी है? बाएं छोर से दूसरे स्थान पर। तो बच्चा लेफ्ट से दूसरे स्थान पर कौन बैठी हुई है? गिन्नी। और आगे क्या बोला? गिन्नी राखी के बाईं ओर छठा है। हमें राखी का स्थान तो नहीं पता ना अभी, लेकिन गिन्नी का स्थान कंफर्म है कि गिन्नी बाएं से दूसरे स्थान पर है और गिन्नी राखी के बाईं ओर छठा है। अब बच्चा अगर गिन्नी राखी के बाईं ओर छठा है तो बच्चा राखी गिन्नी के दाईं ओर छठी होगी कि नहीं? बस इतना मुझे बताओ, हाँ या ना। अगर गिन्नी राखी के बाईं ओर छठी है तो राखी गिन्नी के दाईं ओर छठी होगी कि नहीं? और अगर गिन्नी राखी के दाईं ओर छठी है, ठीक है, तो बच्चा यहां से छठवें स्थान पर अगर हम दाईं ओर जाएंगे तो किसका स्थान मिल जाएगा? राखी का। कितने स्थान में? जब हम गिन्नी से 6 स्थान आगे की ओर जाएंगे। जैसे ही बच्चा हम गिन्नी के 6 स्थान आगे गए तो हमको गिन्नी का स्थान पता था कि बाएं से दूसरा है और गिन्नी के ही दाएं 6 और आ गए तो राखी का स्थान पता चल गया, यानी 2 + 6 8। तो बच्चा राखी का स्थान राइट से लेफ्ट से सॉरी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यही तो उसने हमसे पूछा कि पंक्ति में बाएं छोर से राखी का स्थान क्या है। दूसरे वाले से ऑप्शन दे सकते हैं ना, और अगर आंसर दे सकते हैं तो यही बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। समझ आया हो तो बता देना, नहीं आया हो तो पूछ लेना। समझ आया हो तो ऐसा थम्स अप बना करके बता देना कि आ गया, नहीं आया हो तो पूछ लेना, ठीक। चलो आ गया, तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न का उत्तर अब आप लोग मुझे देंगे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बताओ उत्तर क्या आएगा। कौन सा शब्द प्रश्न चिन्ह को बदल देगा? कौन सा शब्द प्रश्न चिन्ह को बदल देगा? और मैं पोल देने जा रहा हूं इसका। अब ये तो सिंपल सा प्रश्न है, वर्ड एनालॉजी का, शाब्दिक समानता का, है कि नहीं। तो मैं देने जा रहा हूं इसका पोल, और बताइए सही उत्तर इसका क्या आएगा। ये रहा इसका पोल आपके सामने। एज एक्सपेक्टेड। हम्म। समझाते हैं बच्चा। देखो प्रश्न क्या जानना चाह रहा था बच्चा हमसे। हाँ, प्रश्न क्या जानना चाह रहा था हमसे। जिराफ जिस प्रकार संबंधित है मिमियाहट से, उसी प्रकार तोता किससे संबंधित होगा? बच्चा यहाँ पर जो हमारे सामने समानता दी गई है ना, ये जानवरों की आवाज, ठीक है, वॉइस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जानवरों और पक्षियों की आवाज के बारे में उसने हमको बताया है। तो समानता हमको किसकी बतानी है? आवाज की बतानी है। जिराफ जैसे ऑप्शंस क्या क्या हैं? जिराफ, मिमियाहट, तोता, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर हमारे सामने जिराफ जब बोलता है तो उसकी आवाज कैसी होती है? मिमियाहट की आवाज होती है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ब्लीट बोलते हैं। जिराफ ब्लीट यानी मिमियाहट की आवाज होती है। जैसे बिल्ली की आवाज क्या होती है? म्याऊ की। कुत्ते का आवाज क्या होता है? भौंकने का, ठीक है, बार्किंग, ठीक है। तो उसी प्रकार से बच्चा ये भी क्या है? आवाजें हैं। जिराफ की आवाज क्या होती है? मिमियाहट होती है। उसी प्रकार से तोते की आवाज क्या होती है? तो तोता चहचहाता नहीं है कभी भी। बहुत सारे लोगों ने आंसर क्या कर दिया? बी कर दिया, चहचहाना। कभी तोते को चहचहाते हुए सुने हो क्या? सुने हो कभी तोते को चहचहाते हुए? नहीं ना, ठीक। क्रंदन क्या होता है? करुणा, रोना, ठीक है। गुर्राना, भैया गुर्राना, गुर्राता कौन है? चोता जब बोलता है तो क्या गुर्राता है क्या? नहीं ना। क्रंदन क्या रोता है क्या? नहीं ना, ठीक है। हाँ, गुर्राना मतलब जैसे लॉयन, सरिता जी ने बताया
क्रंदन मतलब रोना। क्या तोता जब बोलता है तो रोता है क्या? चहचहाता भी नहीं है, कर्कश आवाज निकालता है। अब कर्कश आवाज का मतलब स्क्वैक। जब भी तोता बोलता है ना, तोता बोलता है या कौवा बोलता है, तो किस भाषा कैसे बोलते हैं? स्क्वैक करके बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्क्वैक करके। उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कर्कश बोला जाता है, ठीक है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। पत्ती, टहनी, फूल और फल था। पत्ती, टहनी, फूल और फल। और क्वेश्चन क्या था? पौधा, बीज, ठीक है, और कली, ठीक है। पौधा, बीज, कली, ये है, ठीक है। अब इस प्रश्न का अगर उत्तर पहचाना जाए, जो पूछा है हम लोगों से अंगद ने, ये क्वेश्चन एक आया हुआ था, पौधे और बीज के बीच में क्या संबंध है, उसी प्रकार से कली का संबंध किससे होगा? पत्ती से होगा, टहनी से होगा, फूल से होगा या फल से होगा, ठीक है। अब हमारे सामने स्थिति क्या होती है बच्चा? ये वाइसा वर्षा खेल होता है, ठीक है। वाइसा वर्षा खेल कैसा होता है हमारे सामने? ठीक है। वैसा वर्षा खेल कैसा होता है बच्चा? अगर मेरे सामने ये क्या है? पौधा है, ठीक है। ये क्या है? पौधा। और ये क्या होता है? बीज हमारे सामने, ठीक। जब हमें कोई पौधा तैयार करना होता है तो हम उसके बीज का इस्तेमाल करते हैं। हम बीज को लेते हैं, गाड़ देते हैं जमीन पर, ठीक है, और उसके बाद उससे अंकुर फूटता है, और उससे अंकुर से क्या निकलता है बच्चा? पौधा निकलता है, ठीक। दूसरा काम, ठीक है, दूसरा काम, ठीक है, दूसरा काम क्या बच्चा? पौधा हमारे सामने जो होता है, पौधा जब बड़ा होता है तो हमारे सामने फल, बीज, पत्तियां, सारी चीजें आती हैं। तो उससे क्या मिल लेते हैं? हम बीज लेते हैं और उसी बीज का उपयोग करते हैं वापस से पौधे को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये वाइसा वर्षा खेल चलता है हमारे सामने। अब यहाँ पर अगर हम समझें कि पौधे से हमको बीज मिलता है, तो कली से हमको क्या मिलता है? फूल मिलता है। हम ये भी मान सकते हैं कि पौधे से हमको क्या मिलता है? फूल, बीज मिलता है, तो कली से हमको क्या मिलेगा? फूल मिलेगा, ठीक। और अगर हम ये माने कि बीज का उपयोग हम पौधे के लिए करते हैं, बीज का उपयोग हम पौधे को आकार देने के लिए, यानी पौधे को रोपण के लिए, पौधे को बनाने के लिए बीज का उपयोग करते हैं, तो उसी प्रकार से कली को बनाने के लिए भी किसका उपयोग करोगे? पत्ती को, टहनी को, फूल को या फल को? तो बच्चा फूल जब आप लेते हैं ना, तो जैसे आप गुलाब का फूल लीजिए, गुलाब के फूल में बीच में छोटे छोटे से बीज होते हैं ना, उन्हीं बीजों का उपयोग करके क्या किया जाता है? पौधा तैयार किया जाता है, ठीक। तो बच्चा कली हमारे सामने तैयार, एक दूसरे का अपर वर्जन जा रहा है, ठीक है। तो पौधा तैयार करने के लिए जिस प्रकार से बीज का उपयोग करते हैं, यहाँ बीज से हमको क्या मिलता है? पौधा मिलता है। उसी प्रकार से फूल से हमको क्या मिलती है? कली मिलती है। तो सही उत्तर क्या लगा देंगे? फूल वाला लगा देंगे। पत्ती, टहनी और फल, ये तीनों क्या हो जाएगा? गलत कर देंगे हम, ठीक। अगले प्रश्न पर चला जाए। कली तो टहनी में लगती है, तो भैया कली तो टहनी में लगती है, टहनी कहां पर लगती है? पेड़ पे। तो हम कह देंगे कि भैया टहनी काय कर रहे हो। फिर पत्ती लगा दें कि भैया फूलों के बीच में से टहनी होती है, और टहनी में कई सारी पत्तियां होती, पत्तियों के बीच में क्या होता है? फूल होता है। तो उसे ऐसे तो कुछ भी लगा सकते हैं ना बच्चा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो वो सही उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा? क्लास खत्म होने के बाद गूगल पर डालना जिराफ विकास, ठीक है, और जिराफ का फोटो बन करके आ जाएगा आपके सामने। देखना उसमें जिराफ कैसा होता है। और जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं क्लास में, आप सबका स्वागत है भैया। इस प्रश्न को देखो, सही उत्तर बताओ क्या उत्तर आएगा। 40 सेकेंड बाद मैं आपको देता हूं पोल।
कठिन तो लग नहीं रहा, ये वाला प्रश्न सिंपल सा प्रश्न है, खाली 2 स्टेटमेंट हैं, 2.5 स्टेटमेंट मान लें, 2.5 स्टेटमेंट का प्रश्न है कि नहीं। और अब मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को पोल इस प्रश्न का। पूछा है उसने हमसे एम एल से कैसे संबंधित है, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल। ये रहा आपके सामने पोल, बताइए उत्तर क्या आएगा इसका। हाँ साची, बेटा एक बार फोन को पटको और पटक करके दोबारा उसको उठाओ, देखो शायद अब चल जाए। एक बार फोन पटक करके देखना बेटा। हम क्यों हम क्यों देंगे फोन आपको। एक बार सारा कुछ बंद करके स्विच ऑफ करके ऑन करो, चल जाएगा क्लास। नेटवर्क इशू बहुत है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी इस वजह से और ज्यादा है, ट्रैवल की वजह से। अच्छा, प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चा, जरा समझते हैं एक बार। कई सारे लोगों ने इसका आंसर ए किया है, कई सारे लोग बाकी आंसर भी किए हुए हैं। सिंपल सा प्रश्न है, क्या कह रहा है बच्चा, जे आर का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, कह रहा जे आर का एकमात्र पुत्र है, तो ये रहा भैया जे पुत्र है, तो प्लस मेल हो गया, किसका पुत्र है, आर का पुत्र है। तो बच्चा जे आर का एकमात्र पुत्र हो गया। ठीक है, अगला आगे क्या बोला है भैया, कह रहा जे एल का भाई है। ये जो जे है ना, ये भाई है, किसका भाई है, एल का। अच्छा एक बात बताओ, अगर जे एल का भाई है और उसने हमसे बोला है कि जे आर का एकमात्र पुत्र है, यानी और कोई पुत्र नहीं है आर का। अगर जे भाई है एल का और जे बेटा है आर का, तो एल भी संतान होगी आर की, नहीं होगी। और अगर एल भी आर की संतान है और आर का केवल एक ही बेटा है जे, तो बेटा एल क्या हो गई, उसकी बेटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो एल का जेंडर हमको पता चल गया। कह रहा है डब्लू एल का ससुर है। अब यहां से अलग खेल पर चलते हैं। डब्लू क्या कह रहा है बच्चा, ससुर है, तो एल का ससुर कौन हो गया, डब्लू हो गया। फिर क्या बोल रहा है, एल का पुत्र के है, तो बच्चा एल के नीचे किसको ले आए, के को। एल का पुत्र कौन हो गया, के हो गया। के का नाना डी है, तो बच्चा के का नाना कौन है, डी है। अब मुझे एक बात बताओ, के का नाना कौन है, डी है, मैटरनल ग्रैंडफादर उसने सही सही लिखा हुआ है। अगर के बेटा है एल का, एल बहन है जे की, और जे बेटा है आर का, तो एल भी बेटी होगी आर की। और अगर एल बेटी है आर की, तो उसने कहा है के का नाना डी है, तो बच्चा नाना मतलब मैटरनल इधर लगाएंगे ना डी को, और नाना है तो ये मेल हो गया, तो डी और आर क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, और आर क्या होगी, महिला हो जाएगी। खेल हो गया, सीधा खत्म। आगे क्या बोला, कह रहा डब्लू का पुत्र क्यू है, तो बच्चा डब्लू का पुत्र कौन है, क्यू। अच्छा और क्या था, डब्लू ससुर था एल का। डब्लू एल का ससुर तो तभी बनेगा जब एल ने डब्लू के बेटे से शादी की हो। तो बच्चा एल ने किससे शादी की होगी, एल ने शादी की होगी फिर किससे, क्यू से। क्यू क्या हो गया, मेल। और फिर बोला है एम क्यू की पुत्री है, तो बच्चा एम क्या है, पुत्री है क्यू की। अब अगर एम पुत्री है क्यू की और क्यू ने शादी की है एल से, तो एम बहन हो जाएगी के की। ये बन गया हमारे सामने फिगर। क्वेश्चन उसने पूछा एम एल से कैसे संबंधित है, तो बच्चा एम क्या है, बेटी है क्यू की, क्यू पिता है, एम का क्यू और क्या है, पति है एल का, तो एम एल की बेटी हो गई कि नहीं हो गई। और अगर बेटी हुई तो प्रश्न का उत्तर ए वाला सही हो गया। ठीक है, आया समझ की नहीं आया, या कोई डाउट रह गया है आपके मन में इस प्रश्न को लेकर के, जितने लोगों ने गलत किया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, जरा इसको देखो, उत्तर बताओ। मैं सॉल्व करने के लिए 55 सेकंड का, यार पूरे 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको। 1 मिनट का पूरा समय आपको मैं दे रहा हूं, बताइए उत्तर। मदन मोहन मिश्रा जी और सोनू मौर्य जी, स्वागत है क्लास में आप लोगों का, वेलकम। सॉल्व करो बच्चा, जरा स्कोर बताओ, उत्तर क्या आएगा। नमस्ते मदन, नमस्ते, वेलकम। कंफ्यूज करेगा प्रश्न, लेकिन सही सही फिगर बनाने का प्रयास करना। प्रयास तो कम से कम सही से कर सकते हो, कंफ्यूज करेगा ये मैं जानता हूं। गुड इवनिंग सोनू जी, गुड इवनिंग।
सॉल्व करो, 1 मिनट का समय दिया हुआ, तुक्का ना लगाओ बैठ करके। और अब मैं इसका पोल देने जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। हनुमान प्रसाद जी के लिए 2 सेकंड केवल एक्स्ट्रा, और 2 सेकंड एक्स्ट्रा के बाद ये रहा पोल। उत्तर बताओ कितने लोग सही करते हैं इसको। हाँ, वाह, हनुमान प्रसाद जी ने 2 सेकंड एक्स्ट्रा का पूरा प्रयोग करते हुए प्रश्न को सही कर दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया है भैया। बी सी डी ई लगभग लगभग सारे आंसर्स बी सी डी में 25-25% गया है। बच्चा एक बार इसका फिगर ध्यान से समझना, ठीक है। मैं इसका फिगर बना देता हूं आप लोगों के लिए, फिगर से एकदम अभी क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है बच्चा हमारे सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है, कह रहा है बिंदु जे बिंदु के 12 मीटर पूर्व में है, ठीक है। बस यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिंदु जे कहां पर है, बिंदु के 12 मीटर पूर्व पर है। तो बच्चा यहां पर मैंने किसको बना दिया, बिंदु के को बना दिया, ठीक। बिंदु के 12 मीटर पूर्व की ओर, तो यहां से बच्चा 12 मीटर गए, कहां पर, पूर्व की ओर हम लोग गए, ठीक है। 12 मीटर पूर्व की ओर हम लोग गए, और 12 मीटर पूर्व पर बच्चा कौन था, यहां पर बिंदु जे हमारा इंतजार कर रहा था, तो बिंदु जे हो गया, ठीक। बिंदु जे के बाद बच्चा उसने बोला बिंदु एच बिंदु सी से 5 मीटर पश्चिम में स्थित है। बच्चा बिंदु एच और बिंदु सी की स्थिति के बारे में कोई आइडिया नहीं अभी हमको, इस लाइन को भी हटा दिया और आगे बढ़े। बिंदु एल बिंदु एफ से 10 मीटर पूर्व की ओर है। बिंदु एल कहां पर है, बिंदु एफ से 10 मीटर पूर्व की ओर। बच्चा इस लाइन का भी कोई आइडिया नहीं ना अभी हमारे पास, और आगे बढ़े। बिंदु एफ बिंदु के 16 मीटर दक्षिण में है। बच्चा कहां पर, बिंदु के हमको पता है, और इसके 16 मीटर दक्षिण में अगर हम जाएं, कहां पर जाते हैं, 16 मीटर अगर दक्षिण में हम जाते हैं, तो यहां पर हमको पता है 16 मीटर दक्षिण पर जाने पे हमको कौन सा पॉइंट मिलता है, यहां पर बच्चा बिंदु एफ मिल जाता है। अच्छा, जैसे ही बिंदु एफ हमको मिल गया, तो बच्चा बिंदु एफ से रिलेट करके एक और कंडीशन दी हुई है, क्या, बिंदु एल बिंदु एफ से 10 मीटर पूर्व पर है। बच्चा बिंदु एफ हमको पता है, इसके 10 मीटर पूर्व पर जाएंगे तो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट एल मिल जाएगा। ये बच्चा 10 मीटर हम आ गए कहां पर, पूर्व में, और जैसे ही 10 मीटर पूर्व पर आ गए, तो यहां पर कौन सा पॉइंट मिला हमको, पॉइंट एल मिल गया। फिर क्या कहा उसने, बिंदु डी बिंदु एल के 8 मीटर उत्तर पे है। बिंदु एल हमको पता है कि ये है, और इसके 8 मीटर उत्तर पे, अब कलर में चेंज कर दे रहा हूं ताकि क्लियरली दिखे, इसके 8 मीटर उत्तर पे बच्चा, ये टोटल 16 था, 8 मीटर उत्तर पर जाएंगे तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है हमको, यहां पर हमको बिंदु डी मिल रहा है। फिर क्या बोला है, बिंदु ई बिंदु डी से 3 मीटर पूर्व पर है, तो यहां से अब कहां जाना है, पूर्व की ओर जाना है, कितना, 3 मीटर। अब बच्चा ध्यान से समझना, ये 12 टोटल था, ये 10 हम वापस आ चुके थे, और कहां जाना है, 3 मीटर, तो ये तो 2 ही मीटर बचाना, 3 मीटर जाना है तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ये हो गया 3 मीटर, और ये कितना आ गया हमारे सामने, ये 3 मीटर के बाद हम कहां पहुंच गए, बिंदु ई पर, और अंतिम लाइन बोली है बिंदु सी बिंदु ई के 10 मीटर उत्तर पर है। तो बच्चा बिंदु सी कहां पर है, बिंदु ई के 10 मीटर उत्तर पर है, तो यहां से उत्तर की ओर जाते हैं। बिंदु सी से उत्तर की ओर कितना, 10 मीटर, तो बच्चा ये हम 10 मीटर जब चल करके आ जाएंगे, देखो टोटल आज 16 था, 8 आ गए थे,
तो इधर 8 बचा था, 10 जाना था तो ऊपर गए। तो बच्चा यहाँ पर 10 मीटर चल करके हम कहां पर आ गए, 10 मीटर चल करके बिंदु सी पर आ गए। और ऊपर कह रहा था बिंदु एच सी के 5 मीटर पश्चिम में है, तो इसके 5 मीटर पश्चिम में केवल कौन सा पॉइंट है, पॉइंट एच है। ये बन गया हमारा फिगर। पूछा क्या, सी के संबंध में एल किस दिशा में है, यानी बच्चा अब आपको करना क्या था, बिंदु सी पर जाकर के खड़े हो जाना है और बिंदु सी पर खड़े होकर के देखना है कि बिंदु एल किस दिशा में नजर आ रहा है। बच्चा ये एल कहां नजर आएगा बिंदु सी से, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, दोनों के बीच में नजर आ रहा है ना, यानी दक्षिण पश्चिम। तो प्रश्न का उत्तर क्या लगा देंगे, दक्षिण पश्चिम वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ की नहीं आया? हाँ एकदम सही फिगर बना हुआ है सरिता जी, बहुत बढ़िया। अब बच्चा जितने लोगों ने गलत कर दिया है ना, ठीक है, वो गलत किस हिसाब से किए हैं। अब जितने भी लोगों ने गलत किया है बच्चा, आपसे 12 मीटर कहा गया था के और जे की दूरी है, और अगर आपने एफ और एल की दूरी को भी लगभग 12 मीटर बना दिया तो बस वहीं से प्रश्न का उत्तर आपका कभी भी सही नहीं आ सकता। ठीक है, दूरियों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमको। ठीक, बच्चा सुधरेगा, थोड़ा सा समय दो अपने आप को। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को समय दो, सुधरेगा, समय आपका कम होते लगेगा। रोजाना शाम 7 बजे बच्चा प्रैक्टिस सेशन चलता है, रोजाना शाम 7 बजे। कोमल, अगला प्रश्न बच्चा ये रहा आपके सामने, जरा बताइए उत्तर क्या आएगा। क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए? क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए? पहला तर्क है नहीं, ऐसे गैर नियोजित अवकाश राष्ट्रीय प्रगति को बाधित करते हैं। ठीक है, और दूसरा कह रहा है हाँ, लोग दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। ठीक है, दोनों में से सही उत्तर क्या आएगा ये आपको बताना है, और मैं आपको देता हूं पोल अगले 25 से 30 सेकंड में। बिल्कुल रवि सारस्वत जी, बस आपको पोल मिलने वाला है। और मैं ये पोल दे रहा हूं, इसका देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। पोल मैंने दे दिया है, इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। मुझे लगता है मैं सभी कर सकता हूं, बट दिमाग लॉजिक तुरंत पकड़ रहा है। दिमाग अगर तुरंत लॉजिक पकड़ रहा है तो ये, हाँ फिर ए सही होना चाहिए, 2 मिनट का ही तो होता है, कहीं पर भी कर लो। अच्छा ठीक है, ए हो सकता है, बी कतई नहीं। चलो इस पर चर्चा करते हैं। आ, मुझे पता था इस प्रश्न को लेकर के समस्याएं आएंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इस प्रश्न को रखा हुआ है जानबूझ करके, ताकि कई सारी चीजों पर चर्चा कर सके हम लोग। उसने बच्चा स्टेटमेंट हमसे क्या बोला है, स्टेटमेंट उसने हमसे बोला है, क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए। अब कुछ लोग जाहिर सी बात है इसके पक्ष में बोलेंगे, कुछ लोग इसके विपक्ष में बोलेंगे। पहला बोला है तर्क में कि हाँ, सॉरी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गैर नियोजित अवकाश हैं, अनप्लैंड या नॉन प्लैंड हॉलीडेज हैं। और अगर हम ऐसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके निधन पर अगर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर देंगे, ठीक है, सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर देंगे, तो ये राष्ट्र की प्रगति को बाधित करता है। ये राष्ट्र की प्रगति को क्या करता है, बाधित करता है, पहला व्यक्ति बोला है। दूसरा, हाँ, लोग दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। लोग जो हैं
वो अपनी अपनी आत्मा को कहने जा रहा था मैं, लोग दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, ये उसने हमसे बोला है। ठीक, दोनों की अगर बच्चा बात करें तो जब भी कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता का निधन होता है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता कौन है आपके हिसाब से? नहीं, ऐसे बस समस्या यही आती है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ठीक है, जिनके निधन पर हमको छुट्टी कर देनी चाहिए। लेकिन सभी नेता राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण तो नहीं होते, सभी नेता राष्ट्रीय स्तर पर तो महत्वपूर्ण नहीं होते ना। ऐसे कितने नेताओं के आप मुझे गिना सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण पद रखते थे अपने पास में, बहुत लोगों के मन में, लोगों के दिलो दिमाग में जिनकी एक बहुत ही बेहतरीन छवि है और लोग उनको आज भी याद करते हैं, उनके कामों को आज भी याद करते हैं। ऐसे नेताओं को जो राजनीति में आकर के किए थे, अब उसके लिए महात्मा गांधी का नाम मत गिनाने लगना, ठीक है, जो राजनीति में आकर के ऐसे नेता थे जिनके लोगों को कामकाज की छवि आज भी दिमाग में एज इट इज उपस्थित है, क्या ऐसे लोगों के 365 नाम भी आप गिना सकते हैं क्या मुझे? 365 नाम भी ऐसे नहीं ना। आप जब मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा तो आपके दिमाग में कुछ एक नाम जैसे ही आए होंगे, तो आपके दिमाग में नाम आया होगा चाचा नेहरू का, ठीक है, आपके दिमाग में नाम आया होगा इंदिरा गांधी का, आपके दिमाग में नाम आया होगा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ठीक है, आपके दिमाग में ये नाम आएंगे कि नहीं आएंगे? अंगद, नहीं, क्या नहीं, मतलब क्या बोलना क्या चाहते हो वो तो बताओ, ठीक है, आपके दिमाग में ये नाम तुरंत आते हैं ना। इसका मतलब है बच्चा 365 दिन जो नेता किसी कारणवश दिवंगत हो जाते हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो 365 दिन जो अलग अलग टाइप के नेताओं की मृत्यु होती है बच्चा, वो सारे तो राष्ट्रीय महत्व के लिए नहीं होते हमारे सामने, ठीक है, वो बात किसी कर रहा है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता है, ठीक, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता है, उनके निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए, ठीक है, उनके निधन पर राष्ट्रीय शोक की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए, ये उसने हमसे बोला है, ठीक है। तो पहले वाले को मैं निश्चित तौर पे गलत नहीं बोल रहा हूं, प्रश्न जो इसका उत्तर दिया गया है, ठीक है, मैंने सर्च किया इसके प्रश्न के उत्तर को, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा अंगद, वो राष्ट्रीय नेताओं की बात कर रहा है, ये राष्ट्रीय रोल मॉडल हैं, क्रांतिकारी हैं, प्रश्न को तो ध्यान से समझो ना। ये भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, ठीक है, या बाकी जितने लोग बात कर रहे हैं हम लोग, ये सारे के सारे लोग बच्चा क्या, ये राष्ट्रीय रोल मॉडल हैं, युवाओं के रोल मॉडल हैं, राष्ट्रीय क्रांतिकारी हैं, लोगों के जेहन में आज इनकी जो तस्वीर है वो बाकी किताबों से अलग है। आप किताबों में कुछ भी लिख दीजिए इनके बारे में, है ना, किताबों में इनके बारे में कुछ भी लिख दीजिए, कई किताबों में लिखा हुआ है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उन्होंने क्रांतिकारी ना बता करके आतंकवादी बताया हुआ है, आप किताबों में कुछ भी लिखिए, लेकिन आज का युवा जानता है कि भैया ये कौन थे, इन्होंने क्या किया देश के लिए, ठीक। तो राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय लोकप्रिय व्यक्तित्वों के बारे में अंतर होता है बच्चा, ठीक। लेकिन मैं इस पहले वाले तर्क को गलत नहीं साबित कर रहा हूं, मैं इसको बोल नहीं रहा कि ये गलत है, क्यों नहीं गलत है, कि ऐसे अगर मैं किसी राष्ट्रीय नेता के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की अगर मैं घोषणा करता हूं, ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये कोई अनप्लान्ड छुट्टी होगी, और अगर अनप्लान्ड छुट्टी है तो जिस दिन निधन हुआ है उसके अगले दिन हो सकता है कि कोई किसी व्यक्ति का बहुत अर्जेंट काम कोई फंसा हो, ठीक है, कोई बहुत अर्जेंट काम फंसा हो, या कोई अगले दिन बहुत जरूरी सरकारी मीटिंग होनी थी, या कोई बहुत अच्छे सरकारी प्रोजेक्ट का शिलान्यास होना था, ठीक है, और वो चीज अगले दिन के लिए नहीं टाली जा सकती है। तो अगर इस हिसाब से हम अनप्लान्ड तरीके से इस तरह के अवकाश की घोषणा करेंगे तो निश्चित तौर पर यह राष्ट्रीय प्रगति को बाधित करेगा, बहुत हद तक नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क डालेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी निश्चित तौर पर है बच्चा कि दिवंगत आत्मा को लोग अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जब भी ऐसे किसी राष्ट्रीय महत्व के नेता की मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, जगहों पर या उनके प्लेसेस पर जाकर के क्या करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि या शोक सभा का आयोजन करते हैं, ठीक है, अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो बच्चा एक चीज लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है और सामूहिक भावनाओं से जुड़ी हुई है, और दूसरा राष्ट्र के विकास से जुड़ी हुई है, ठीक, दोनों ही चीजें
अपने आप में गलत नहीं है, हम किसी की भावनाओं को दबा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, कुचल नहीं सकते, ठीक है, और राष्ट्र के विकास के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो दोनों प्रकार के जो हमारे सामने तर्क दिए गए, दोनों ही तर्क सही हैं। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो सी, या तो तर्क एक या तो तर्क दो ठोस है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि बच्चा आर्ग्यूमेंट के जितने क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर भी जो आर्ग्यूमेंट हमारे सामने होते हैं वो कंट्राडिक्ट कर जाएं, ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट हमारे कंट्राडिक्ट कर जाएं तो प्रश्न का उत्तर हमेशा आइदर में आएगा, यानी या तो यही होगा केवल, या तो हम राष्ट्र के विकास के बारे में सोच लेंगे या फिर हम भावनाओं के बारे में लोगों के सोच लेंगे। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, ठीक, और अगर दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं तो प्रश्न का उत्तर केवल और केवल सी दे सकते हैं। लेकिन हर जगह पर इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया है, हर जगह पर इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया है, लेकिन बी वुड नॉट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको, हाँ मैंने भी बी दिया था क्योंकि मैं आप लोगों से जानना चाहता था, समझना चाहता था भैया आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। जब मुझे आपके दिमाग को पता चलेगा तभी ना तो मैं उसको बेहतर तरीके से तुमको एक्सप्लेन कर पाऊंगा अनुमान। लेकिन बी वुड नॉट बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू यू इन दिस केस, ठीक है। मुझे लगता है कि हाँ अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया नयन, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा, ये रहा अगला प्रश्न हमारे सामने। अरे भैया हम कह रहे हैं कि हमने बी दिया था, हम कही तो रहे हैं, और कैसे कहें, मैं ताम्र पत्र में लिख करके दें क्या? हम कह रहे हैं कि हमने ऑप्शन में पोल पर बी दिया था, लेकिन बी वुड नॉट बी द राइट आंसर। मैंने दिया था भी और मैं बोल रहा हूं कि मैंने बी दिया था, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना था कि भैया क्यों बी दिया है और सी क्यों होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर बताओ सर जल्दी से सभी लोग। चलो बताओ, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। आठवें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताओ जल्दी से। एक दो तीन चार पांच को 3 6 9 3 6 लिखा जाता है, तो 9 9 3 2 5 को क्या लिखा जाएगा? 10 सेकेंड बाद में आपको देता हूं पोल। और ये रहा आपके सामने पोल भैया, जल्दी से उत्तर बताओ। और मैं लॉजिक पूछूंगा, लॉजिक क्या लग रहा है? सब ढेर, खत्म। बहुत सारे लोग बी वाले पर आंसर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बी वाले पर आंसर किया हुआ है। अच्छा, बी वाला पर जितने लोगों ने आंसर किया, क्या लॉजिक क्या लगाए हो बी वाले के लिए? क्या लॉजिक लगाए हो बी वाले के लिए? अरे कुछ तो दिमाग में आया होगा कि हाँ ये चल रहा था बी वाले पे। 3 गुना। मतलब 99,325 का 3 गुना 33,965 होता है, ऐसा करके। 1 2 3 4 5 का कोड क्या दिया हुआ है बच्चा? 3 6 9 3 6 दिया हुआ है, ये कोड दिया गया है। चल क्या रहा है जरा ध्यान से समझो इसको। 1 × 3, एक से बच्चा 3 पर जा रहे हैं, 2 से कहां पर जा रहे हैं? 6 पर, ठीक है। 1 × 3 3 गुना, ठीक है। 2 × 3 2 तिया 6, 3 × 3 3 तिया 9, 4 तिया 12 होता है। अब यहां से निकल करके आओ, 4 × 3 कितना होता है बच्चा? 12। 12 दो डिजिट की संख्या हो गई, 12 को जोड़ दिया आपस में, 1 + 2 3 हो गया। 5 × 3 15 बच्चा, 15 फिर से दो डिजिट की संख्या ये आपस में जोड़ दिया, 5 और 1 कितना हो गया? 6। लॉजिक समझ आया? यही काम किसमें करना है? 99 325 पर करना है। अगर 99 325 पर करेंगे बच्चा, 9 तिया 27,
27 को जोड़ने पर 9 मिलेगा, फिर से 9 तिया 27 जोड़ने पर 9 मिलेगा बच्चा, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, 999 कहां दिख रहा है? 999 ऑप्शन नंबर ए पे। आगे 2 तिया 6 और आगे 5 तिया 15, 15 यानी 1 + 5 6, 99966 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ में? लॉजिक, प्रश्न का उत्तर क्या था? हाँ, लॉजिक इस तरह का भी हो सकता है बच्चा। ठीक है, समझ आ गया हो तो बता देना, नहीं आया हो तो पूछ लेना। ठीक है, क्या उत्तर आएगा बता देना मुझे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कितने ट्रायंगल हैं बताओ। ट्रायंगल जोड़ो जल्दी से। और ये रहा आपके सामने पोल, बताओ उत्तर क्या आएगा। दो क्वेश्चन इसके बाद और है सरिता जी केवल। डी क्या है और ई क्या है? डी पे 16 लिखा हुआ है, ई पर 19 लिखा हुआ है। चलो जरा देखो, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न का उत्तर सी वाला किया हुआ है। ठीक है, सी पर बच्चा 16, डी पर 19 लिखा हुआ है। ए 14 और बी 15 था। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर क्या किया हुआ है? सी किया हुआ है। बच्चा जरा ध्यान से देखो, केवल और केवल ट्रिक के आधार पर हम इसको कर सकते थे। 1, 2 और 3, बच्चा कितना ट्रायंगल मिला? 6 ट्रायंगल। 1 और 2 कितना ट्रायंगल मिला? 3 ट्रायंगल। 1 और 2 कितना ट्रायंगल मिला? 3 ट्रायंगल। 6 3 9 3 12 हो गए बच्चा, ट्रिक के आधार पर सारे के सारे जोड़ लिए ना। और अगर ट्रिक के आधार पर सारे के सारे जोड़ लिए बच्चा, तो देखो एक ये भी ट्रायंगल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा जब आप कंबाइन करेंगे, ट्रायंगल नंबर 1। और एक ये भी ट्रायंगल आपको मिलेगा जब आप कंबाइन करेंगे, ट्रायंगल नंबर 2। तो ये हो गए बच्चा। और कौन कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है आपको? अब आपने जब इनको कंबाइंड किया था तो ये भी तो एक ट्रायंगल मिल रहा था आपको। इनको कंबाइन करने पर ये भी एक ट्रायंगल मिलेगा ना, ट्रायंगल नंबर 1। और जिन लोगों ने 16 कर दिया है उन्होंने इसको भी जोड़ लिया कि ये भी एक ट्रायंगल मिल रहा है। लेकिन भैया इसको तो जोड़ चुके थे ना, जब मैंने इसको 1 2 करके सॉल्व किया था, दैट इज दिस 1 एंड 2। तो 1 और 2 और बड़ा वाला बच्चा इसको भी जोड़ चुके थे, तो इसको दोबारा काउंट नहीं करना था। कितना हो गया? 6 3 9 3 12 और 3 15। प्रश्न का उत्तर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, आ गया ना 15? कैसे आएगा? क्लियर हो गया सबको कि नहीं हो गया? हाँ, मैं समझ गया था कि जब आप फिगर को जोड़ेंगे, बच्चा नयन ध्यान से समझ लो, ये हमारे सामने एक ट्रायंगल है, 1 2 3 किया 6 हो गया। ये दूसरा ट्रायंगल था, 1 2 किया 3 हो गया। ये तीसरा ट्रायंगल था, 1 2 किया 3 हो गया। बच्चा यहां तक 12 ट्रायंगल आ गए। 12 ट्रायंगल के बाद अगले ट्रायंगल कहां से मिले हैं? इनको कंबाइंड करने पर। तो बच्चा ऊपर एक ट्रायंगल मिल रहा है, ये कंबाइंड करने पर ये एक ट्रायंगल मिल रहा है, और कंबाइंड करने पर ही इनको ये भी एक ट्रायंगल मिल रहा है। तो दो ट्रायंगल और मिले। ठीक है, इसके बाद इनको कंबाइन करने पर बच्चा आपके दिमाग में आया है कि एक ट्रायंगल हमको ये भी मिल रहा है, निश्चित तौर पे एक ये ट्रायंगल मिल रहा है। और अब दिमाग में आता है कि एक ट्रायंगल ये भी मिल रहा है, लेकिन बच्चा ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये हमको दोबारा काउंट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये काउंट नहीं करेंगे तो 15 ट्रायंगल मिलेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब दोबारा कौन सा अंदर ट्रायंगल मिल रहा है बच्चा नयन मुझे बताओ, तब तक मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से सभी लोग। घनश्याम यादव जी, स्वागत है क्लास में आपका। बताओ भैया इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर क्या आएगा? तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। और ये रहा आपके सामने पोल। उत्तर सिंपल सा प्रश्न है।
अरे गजब। अस्सी परसेंट लोग जा रहे हैं, 77% लोग ई पर और बाकी लोग ए तथा डी पर भी गए। चलो जरा सही उत्तर क्या आएगा जल्दी से देख लेते हैं बच्चा। हमारे सामने शब्द क्या क्या है? बस स्टैंड, कार्य, कार्यालय, बस और घर। ठीक, तो अगर 3 से स्टार्ट कर रहे हो तो कार्यालय, कार्यालय से बच्चा कहां पर जा रहे हो? तुम कार्य पर जा रहे हो, तो कार्यालय जा करके कार्य किया जाता है या कार्यालय से कार्य करेंगे? भैया कार्य कब करेंगे? जब कार्यालय पहुंच जाएंगे तब ना। ठीक है, तुम कार्यालय के बाद कार्य को लेकर के आ रहे हो। ठीक, चलो ठीक है। अब आगे एक पर गए, कार्यालय पर पहुंचे, कार्य किया, बस स्टैंड पर आ गए, बस स्टैंड के बाद कहां पर गए? बस गए, बस के बाद कहां पर गए? घर गए। ठीक, तो भैया ये जो आइडिया आप लगाए हो कि कार्यालय पहुंचे हैं, तो कार्यालय कैसे पहुंचोगे, कार्य कैसे करोगे? उसके लिए कोई ना कोई तो साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक, तो सही उत्तर क्या है? घर से आप चलना शुरू किए, तो घर से कहां पर चले? बस स्टैंड पर पहुंचे, बस स्टैंड से आपने बस पकड़ी, बस पकड़ने के बाद कहां गए? कार्यालय पर, और कार्यालय में क्या किया आपने? कार्य किया। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ई वाला हो जाएगा। ठीक, और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का आप लोगों के सामने रहा ये, बताइए जरा उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बुद्धिमान और बहादुर दोनों है? यानी वो कौन सा लेटर है इस दिए गए फिगर के अंतर्गत? ठीक है, कौन सा लेटर है इस दिए गए फिगर के अंतर्गत जिसमें वो अक्षर बुद्धिमान और बहादुर दोनों लोगों को दिखा रहा है? 4 ऑप्शंस हैं और मैं देता हूं इसका पोल आपको। ये रहा आपके सामने पोल, बताओ जल्दी से उत्तर। ऑलमोस्ट लोगों ने सही कर दिया इसको, बढ़िया, 95% पर गया है। चलो कम से कम क्लास के अंत होते होते सही करने लगे। 11 क्वेश्चन किया है आज हम लोगों ने। नयन पांडे 10 के साथ पहले स्थान पर, ज्योति के भी 10 सही हैं दूसरे पर, तीसरे पर हनुमान, इसके बाद चौथे पांचवे पर अमन और सरिता जी, और फिर बाकी लोग टॉप 10 पर। आज ये है स्थिति। ठीक है, सही उत्तर क्या आएगा बच्चा? क्या कह रहा है? बहादुर और बुद्धिमान, ये दो चीजें होनी चाहिए। बहादुर को कौन दिखा रहा है? ट्रायंगल दिखा रहा है, और बुद्धिमान को कौन दिखा रहा है? सर्कल। और हमको बहादुर और बुद्धिमान चाहिए, यानी दोनों का कौन सा एरिया चाहिए जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को? तो बच्चा दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? आर वाले एरिया पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने प्रश्न का उत्तर, लीडर बोर्ड भी दिखा दिया। अब जितने भी लोगों का क्लास है वो लोग जाओ दूसरा दूसरा क्लास अटेंड करो, और उन क्लासेस में जाकर के हमारे बारे में बता देना कि डीसी मिश्रा नाम के एक सर हैं जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं। अगर आप चाहो तो रीजनिंग पढ़ सकते हो आकर के। ठीक है, शुभ रात्रि गौरव, सरिता जी, एवरीवन। जितने नए लोग हैं केवल वो रुकना 2-3 मिनट के लिए, ताकि मैं क्लासेस की टाइमिंग्स के बारे में आपको बता दूं। अब बाकी सभी लोग, बड़ा नाम चल रहा है मेरा, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब नाम आप लोगों से ही चलेगा। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। आप सब लोग जा सकते हैं जिनका जिनका क्लासेस है। बाकी लोग बस रुकना 2 मिनट के लिए, मैं क्लासेस की टाइमिंग्स के बारे में आप लोगों को बता दूं। ठीक है, और गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय। ठीक, चलो अब बाकी जितने नए लोग हैं वो नए लोग क्या करें? सबसे पहला काम तो फॉलो करने का करें। ठीक है, ये जो मेरी क्लास है ये प्रैक्टिस सेशन बच्चा रहता है। ठीक है, शाम को 7 बजे ये जो प्रैक्टिस सेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, स्पेशल क्लास होती है ये स्पेशल क्लास, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। केवल अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद फॉलो सर्च करिए, और फॉलो करिए किसे? डीसी मिश्रा को, यानी मुझे फॉलो कर लेंगे जब आप, तो फॉलो करते ही मेरी क्लासेस का टाइमिंग, मेरी क्लासेस का टाइमिंग, कब कब मेरा क्लास स्टार्ट होता है, सारा कुछ आपको मेरे प्रोफाइल पर दिख जाएगा। अपकमिंग क्लास कौन सी है, क्लास कितने बजे होती है, सब कुछ दिख जाएगा बच्चा आपको। तो आपको करना क्या है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च वाले ऑप्शन पे जाकर डालना है नाम डीसी मिश्रा, मेरा प्रोफाइल खुल करके आएगा। ठीक है, और उसको क्या कर लेना है बच्चा? फॉलो कर लेना है। ठीक, और स्पेशल क्लास बच्चा शाम को होती है, रोज शाम को 7 से 8। ठीक है, रोज शाम को 7 से 8, जहां पर हम लोग क्या करते हैं?
प्रैक्टिस करते हैं रीजनिंग के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस की। और ये बेहतरीन क्वेश्चंस बच्चा क्या होते हैं, कुछ मेरे अपने क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होते हैं बच्चा, ये क्वेश्चन यूपी पीएससी के एग्जाम से होते हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम से होते हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम से होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बच्चा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इन एग्जाम्स में भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवाता हूं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान देना है आपको अगर, और सिलेक्शन कंफर्म करना है बच्चा, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी, अभ्यास से ही सफलता मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक। ये तो हो गया बच्चा स्पेशल क्लास का सीन। अब प्लस क्लास का सीन क्या है, प्लस क्लास की जो टाइमिंग है बच्चा, ठीक है, प्लस क्लास की टाइमिंग क्या है, सवेरे 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक, ठीक है, 9:30 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। और इस प्लस वाली क्लास में क्या करते हैं बच्चा, हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं डिटेल्ड में, यानी एक एक टॉपिक रीजनिंग का, और जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक से, हर टाइप के क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स, ठीक है। 9:30 से बच्चा ये 11 क्लास चलती है सुबह, ठीक है। साथ ही साथ रीजनिंग के अतिरिक्त मैं आप लोगों को और क्या पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर, जैसे इस समय कंप्यूटर का क्लास चल रहा है सुबह 9:30 बजे तक। ये कब तक चलेगा कंप्यूटर का क्लास, 29 सितंबर तक चलेगा। और रीजनिंग कब स्टार्ट हो रही है बच्चा, ये 5 अक्टूबर से यूपीएसआई का एक बैच आ रहा है, कंप्लीट बैच यूपीएसआई का, मतलब 0 लेवल से लेकर के 100 लेवल तक के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को बच्चा करेंगे, ठीक है। ये 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है फ्रेश बैच। तो आप में से जो भी सब्सक्राइबर है वो सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक आ सकता है, कंप्यूटर पढ़ सकता है अभी। और कंप्यूटर पढ़ सकने का मतलब पता है क्या बच्चा, कि आप जो भी एग्जाम देंगे ना, उसमें जीएस के सेक्शन में कंप्यूटर से 3 से 5 क्वेश्चन बनता है बच्चा, और आप लोग इन 3-5 क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हो। लेकिन एग्जाम के समय पर एक एक क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी होता है, एक एक क्वेश्चन के अंक से ऊपर नीचे हो जाती है मेरिट, ठीक है। तो इन 3 से 5 क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, पढ़ करके जाना है, ठीक। जीएस के सेक्शन में 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, यूपीपीएससी का या यूपी ट्रिपल एससी का या पुलिस का या रेलवे का, दिखा वो देख लीजिए आप, कोई भी पेपर उठा करके, ठीक है। तो और 5 अक्टूबर से बच्चा रीजनिंग स्टार्ट कर, तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर सब्सक्राइबर नहीं है बच्चा, ठीक है, तो सब्सक्राइबर नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लस के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं बच्चा, सब्सक्रिप्शन 3 मंथ का है, ठीक है, या फिर 6 मंथ का, या 12 मंथ का, या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। और इनकी अलग अलग फीस है, जैसे 3 मंथ की फीस क्या है आपकी, शायद 3500 रुपए है, ठीक है। 6 मंथ की क्या है, 5600 रुपए फीस है। 12 महीने की क्या है, 7000 रुपए फीस है। और 24 महीने की फीस कितनी है, 8400 रुपए। यानी आप जितने ज्यादा महीनों का सब्सक्रिप्शन लेंगे आपकी फीस उतनी ही कम पड़ती जाती है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी एग्जाम के लिए, तो कम से कम मिनिमम तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बनता है, केवल कॉन्सेप्ट और पढ़ाई के लिए सारे सब्जेक्टों की। और अगले 6 महीने आपको प्रैक्टिस के लिए भी बच्चा चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक ईयर का सब्सक्रिप्शन या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा आपके लिए, अगर आप यूपी पीएससी यानी पीसीएस की तैयारी नहीं करें। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 24 महीने का सबसे बेस्ट है आपके लिए, ठीक। ये इनकी फीस है बच्चा। लेकिन अगर आप इस फीस को या सब्सक्रिप्शन को लेते वक्त रेफरल कोड का यूज कर लेते हैं, रेफरल कोड क्या है बच्चा, ये जो लिखा हुआ था ना, यूज रेफरल कोड DC10, तो जब आप इस रेफरल कोड का यूज कर लेंगे, किसका, DC10 का, तो इस रेफरल कोड का यूज करने पर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। यानी ये फीस आपकी कितनी हो जाएगी, ये 3150 हो जाएगी, ये 5040 हो जाएगी, ये 6300 हो जाएगी, और ये बच्चा कितना हो जाएगा, 7560। 10% तुरंत फीस आपकी ऑफ हो जाएगी। अच्छा, ये फीस बच्चा और भी कम हो सकती है, कैसे, आप जो स्पेशल क्लास लेते हैं ना, जैसे आपने मेरी स्पेशल क्लास अभी अभी आपने ली, तो मेरी स्पेशल क्लास लेने के बाद आपका जो लर्निंग ऐप है ना, उसके प्रोफाइल पर जाना, प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक चीज दिखा रहा होगा, क्रेडिट, वहां पर एक सोने का सिक्का जैसा बना होगा। तो जब बच्चा आप स्पेशल क्लासेस लेते हो ना, तो आपको क्रेडिट क्वाइंस मिलते हैं, ठीक। अगर आपके क्रेडिट क्वाइंस आपके पास हैं
तो सब्सक्रिप्शन लेने के समय पर आप अप्लाई क्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर अप्लाई क्वाइन करने से भी आपको मैक्स 10% का ऑफ और मिल जाएगा, मैक्सिमम 10% का। यानी अगर आप 6300 रुपए पे कर रहे थे DC10 के बाद, तो 10% का ऑफ आपको और मिल जाएगा, यानी 630 रुपए और कम हो जाएंगे। तो फीस कितनी बचेगी आपकी? 5760 रुपए बचेगी। यानी अगर आपके पास 630 क्वाइन उसमें दिखा रहा है, तो 630 क्वाइन से 630 रुपए और कम हो गए। या अगर आपके 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 756 रुपए और कम हो जाएंगे, और ये कितना? 6804 रुपए फीस आपकी पड़ जाएगी बच्चा। ठीक, ये सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है। और सब्सक्रिप्शन आवश्यक क्यों है बच्चा? क्योंकि सब्सक्रिप्शन का जरूरत इसलिए आपको पड़ता है क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ना, तो आप एक सही रोड मैप के साथ पढ़ाई करना शुरू करते हैं। ऐसे क्या होता है, आपने एक क्लास इधर ली, एक क्लास उधर ली, एक क्लास उधर ली, चारों जगह पर अलग अलग क्लास चल रही थी। सपोज रीजनिंग की मैं बात करता हूँ, चारों जगह पर अलग अलग क्लास चल रही थी, लेकिन टॉपिक की बात करें तो एक टॉपिक हो सकता है 10 दिन में आपका कवर हो रहा है। किसी एजुकेटर ने आज एक टॉपिक पढ़ाया, अगले दिन वो टॉपिक ना पढ़ा करके प्रैक्टिस करवा दी, या दूसरा कोई टॉपिक पढ़ाया, वो टॉपिक का अगला पार्ट पता चला 4 दिन 5 दिन बाद पढ़ाया। तो ऐसे आपका बहुत सारा समय लग जाता है। ठीक है, और ऐसे प्लस क्लास में क्या होता है, जैसे मैंने कोई एक टॉपिक स्टार्ट किया, जैसे ब्लड लेसन, तो अब ब्लड लेसन में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, सब टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चंस पर, अगले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक, और ऐसा ही हर एजुकेटर आपके साथ करता है। और मेरे सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद जब आप DC10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करके बच्चा सब्सक्रिप्शन ले लोगे, तो सिर्फ मेरे से ही नहीं, और भी जितने टीचर्स हैं, अनअकैडमी एजुकेटर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पर यूपीपीएससी में, जैसे अमरनाथ सर से आप हिंदी पढ़ सकते हैं, मुझसे रीजनिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जितने भी टीचर्स हैं उनसे आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। यानी कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, क्विज मिलते हैं। हर हफ्ते हम लोग क्विज अपलोड करते हैं, आप लोग उन क्विज को देख करके अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं। कोई डाउट अगर आता है तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, आप अपना डाउट क्लास में मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और हर तरह का हेल्प आपको मिलेगा हमारी तरफ से जब आप क्लासेस लेना, एक सही रोड मैप के साथ क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। और स्पेशल क्लास में तो मैं आपको गाइडेंस देता ही देता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन आप जब ले सकते हैं तो जरूर लीजिए। ठीक है, ये आपके बेनिफिट के लिए है बच्चा। ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए। ठीक, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। कल फिर से सुबह मुलाकात करते हैं 9:30 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना अपना। गुड नाइट एंड बाय।